प्रणाम। मैं सुबोध तिवारी। सूरज का 7वां घोड़ा का अगला अध्याय लेकर मैं उपस्थित हूँ। कल आपने देखा कैसे माणिक मुल्ला ने घोड़े की नाल जमुना के लिए कितना अच्छा रहा ये बताया। आज उसका अनध्याय कर लेते हैं पहले और समझते हैं। जमुना की जीवन गाथा समाप्त हो चुकी थी और हम लोगों को उसके जीवन का ऐसा सुखद समाधान देखकर बहुत संतोष हुआ। ऐसा लगा कि जैसे सभी रसों की परिणति शांत या निर्वेद में होती है, वैसे ही उस अभागिन के जीवन के सारे संघर्ष और पीड़ा की परिणति मातृत्व से प्लावित, शांत, निष्कंप, दीप शिखा के समान प्रकाशमान, पवित्र, निष्कलंक वैधव्य में हुई। रात को जब हम लोग हकीम जी के चबूतरे पर अपने अपने घाट और बिस्तरा लेकर एकत्र हुए तो जमुना की जीवन गाथा हम सबों के मस्तिष्क पर छाई हुई थी और उसको लेकर जो बातचीत तथा वाद विवाद हुआ उसका नाटकीय विवरण इस प्रकार है, जिसका आपको इंतजार होगा। चलें सुनते हैं। मैं खाट पर बैठकर तकिए को उठाकर गोद में रखते हुए, भाई कहानी बहुत अच्छी रही। ओंकार जम्हाई लेते हुए बोला, रही होगी। प्रकाश करवट बदल कर बोला, लेकिन तुम लोगों ने उसका अर्थ भी समझा कि सिर्फ कहानी सुन ली? श्याम उत्साह से, क्यों, उसमें कोई कठिन भाषा थी क्या? प्रकाश, यही तो माणिक मुल्ला की खूबी है। अगर जरा सा सचेत होकर उनकी बात तुम समझते नहीं गए तो फौरन तुम्हारे हाथ से तत्व निकल जाएगा, हल्का फुल्का भूसा हाथ आएगा। हाँ, अब यह बताओ कि कहानी सुनकर क्या भावना उठी तुम्हारे मन में, तुम बताओ। मैं यह समझ करके ऐसे अवसर पर थोड़ी आलोचना करना विद्वता का परिचायक है। भाई मेरे तो यह समझ में नहीं आया कि माणिक मुल्ला ने जमुना जैसी नायिका की कहानी कही क्यों। शकुंतला जैसी भोली भाली या राधा जैसी पवित्र नायिका उठाते, या बड़े आधुनिक बनते तो सुनीता जैसी साहसी नायिका उठाते, या देवसेना शेखर की शशि वशी तमाम टाइप मिल सकते थे। प्रकाश सुकरात किसी टोन में बोले, लेकिन यह बताओ कि जिंदगी में अधिकांश नायिकाएं जमुना जैसी मिलती हैं या राधा और सुधा और गेसु और सुनीता और देवसेना जैसी? यह समझाओ जरा मुझे। मैं चालाकी से अपने को बचाते हुए, पता नहीं, मेरी नायिकाओं के बारे में मेरा कोई अनुभव नहीं है, यह तो आप ही बता सकते हैं। श्याम, भाई हमारे चारों ओर दुर्भाग्य से 90% लोग तो जमुना और रामधन की तरह ही होते हैं। पर इससे क्या, कहानीकार को शिवम का चित्रण करना चाहिए। प्रकाश, यह तो ठीक है, पर अगर किसी जमी हुई झील पर आधा इंच बर्फ और नीचे अथाह पानी और वहां एक गाइड खड़ा हो जो उस पर से आने वालों को आधा इंच की तो सूचना दे देता है और नीचे के अथाह पानी की खबर नहीं देता है, तो वह राहगीरों को धोखा देता है या नहीं? मैं, क्यों नहीं? प्रकाश, और अगर वे राहगीर बर्फ टूटने पर पानी में डूब जाएं तो इसका पाप गाइड पर पड़ेगा कि नहीं? श्याम, और क्या? प्रकाश, बस माणिक मुल्ला भी तुम्हारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहां मौत है, अंधेरा है, कीचड़ है, गंदगी है। या तो दूसरा रास्ता बनाओ, नहीं तो डूब जाओ। लेकिन आधा इंच ऊपर जमी बर्फ कुछ काम नहीं देगी। एक और नए लोगों का यह रोमानी दृष्टिकोण या भावुकता, दूसरी ओर बूढ़ों का यथोथा आदर्श और झूठी अवैज्ञानिक मर्यादा सिर्फ आधी इंच की तरह है जिससे पानी की खूंखार गहराई को छिपा रखा है। मैं, ओंकार उब जाते हैं, सोचते हैं कब यह लेक्चर बंद हो यार। प्रकाश उत्साह से कहता जाता है, जमुना निम्न मध्य वर्ग की भयानक समस्या है। आर्थिक नींव खोखली है, उसकी वजह से विवाह, परिवार, प्रेम सभी की नींवें हिल गई हैं। अनैतिकता छाई हुई है, पर उस ओर से आंखें मूंदे हैं। असल में पूरी जिंदगी की व्यवस्था बदलनी होगी। जब तक हम इस पूरी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे परेशानी है। मैं ऊब कर जम्हाई लेता हूँ। प्रकाश, क्यों, नींद आ रही है तुम्हें? मैंने कई बार तुमसे कहा कि कुछ पढ़ो लिखो, सिर्फ उपन्यास पढ़ते रहते हो। गंभीर चीज़ें पढ़ो, समाज का ढांचा, उसकी प्रगति, उसमें अर्थ, नैतिकता, साहित्य का स्थान इत्यादि इत्यादि। मैं बात काटकर, मैंने क्या पढ़ा नहीं, तुम्ही ने पढ़ा है। यह देख करके प्रकाश की विद्वता का रौब लोगों पर जम रहा है। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी इसकी मार्क्सवादी व्याख्या दे सकता हूं। प्रकाश, क्या क्या व्याख्या दे सकते हो? मैं अकड़कर, मार्क्सवादी। ओंकार, अरे यार रहने भी दो। श्याम, मुझे नींद आ रही है। मैं, देखिए असल में इसके मार्क्सवादी व्याख्या इस तरह हो सकती है, जमुना मानवता का प्रतीक है, मध्य वर्ग माणिक मुल्ला है तथा सामंत वर्ग जमींदार है। उसका उद्धार करने में असफल रहे, अंत में श्रमिक वर्ग रामधन ने उसकी नई दिशा सुझाई। प्रकाश, क्या?
क्षण भर स्तब्ध, फिर माथा ठोककर बेचारा मार्क्सवाद भी ऐसा भागा निकला कि तमाम दुनिया में जीत जीत के झंडे गाड़ आया और हिंदुस्तान में आकर इसे बड़े बड़े राहु ग्रस गए। तुम्हें क्या उसे ऐसे ऐसे व्याख्याएं कहाँ मिले, यहाँ मिले हैं कि वह भी अपनी कमी किस्मत को रोता होगा। जोरों से हंसता, मैं अपनी हंसी उड़ते देखकर उदास हो जाता हूँ। हकीम जी की पत्नी आ जाती हैं। मैं कहती हूँ ये चबूतरा है या सब्जी मंडी, जिसे देखो खाट उठाए चला आ रहा है, आधी रात तक चक 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 चक, कल से सबको निकालती हूँ यहाँ से। हकीम जी नेपथ्य से कांपती हुई बड़ी आवाज़, अरे बच्चे हैं, हंस बोल लेते हैं, तेरे अपने बच्चे नहीं हैं, फिर दूसरों को क्यों खाने दौड़ती है। इन सब पर सख्ता छा जाता है। मैं बहुत उदास होकर लेट जाता हूँ। नीम पर से नींद की परियां उतरती हैं, पलकों पर छम 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 नृत्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे खत्म होता है और अब हम देखते हैं अगला अध्याय। तीसरी दोपहर है ये और ये शीर्षक है माणिक मुल्ला ने नहीं बताया। क्या नहीं बताया ये आप सुने। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर ठीक से सुने। हम लोग सुबह सोकर उठे तो देखा कि रात ही रात सहसा हवा बिल्कुल रुक गई है और इतनी उमस है कि सुबह 5 बजे भी हम लोग पसीने से तर थे। हम लोग उठकर खूब नहाए, मगर उमस इतने भयानक थी कि कोई भी साधना काम नहीं आया। पता नहीं ऐसी उमस इस शहर के बाहर भी कहीं होती है या नहीं, पर यहाँ तो जिस दिन ऐसी उमस होती है उस दिन सभी काम रुक जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लर्क काम नहीं करते, सुपरिटेंडेंट बड़े बाबुओं को डांटते हैं, बड़े बाबू छोटे बाबुओं को खींच निकालते हैं, छोटे बाबू चपरासियों से बदला निकालते हैं और चपरासी गालियां देते हुए पानी पिलाने वालों से, भिस्तियों से और मालियों से उलझ जाते हैं। दुकानदार माल न बेचकर ग्राहकों को खिसका देते हैं और रिक्शा वाला इतना किराया मांगते हैं कि सवारियां परेशान होकर रिक्शा न करें। और इन तमाम सामाजिक उथल पुथल के पीछे कोई ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक प्रगति का सिद्धांत न होकर केवल तापमान रहता है। टेम्परेचर, उमस 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इस उमस के बावजूद माणिक मुल्ला की कहानियां सुनने का लोभ हम लोगों से छूट नहीं पाता था और हम सब के सब नियत समय पर वहीं इकट्ठा हुए और मिलने पर सब में यही अभिवादन हुआ, आज बहुत उमस है। हाँ जी, आज बहुत उमस है। उफ उफ। सिर्फ प्रकाश जब आया और उससे सबने कहा कि आज बहुत उमस है तो फलसफा छांटते हुए अफलातून की तरह मुंह बनाकर बोला, मेरी इस झल्लाहट भरी टिप्पणी के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि पिछली रात इसने मार्क्सवाद के सवाल पर मुझे नीचा दिखाया था और सच्चे संकीर्ण मार्क्सवादियों की तरह से झल्ला उठा था और मैंने तय कर लिया था कि वह बात सही भी है, राइट। लेकिन अब मैं उसका विरोध करूंगा। बहरहाल प्रकाश बोला, भाई जी, उमस हम सभी की जिंदगी में छाई हुई है, उसके सामने तो वह कुछ है नहीं। हम सभी निम्न मध्य श्रेणी के लोगों की जिंदगी में हवा का एक ताज़ा झोंका नहीं है, चाहे दम घुट जाए पर पत्ता नहीं हिलता। धूप जिसे रोशनी देना चाहिए हमें बुरी तरह झुलसा रही और समझ में नहीं आता कि करें क्या। किसी न किसी तरह नई और ताज़ी हवा के झोंके चलने चाहिए, चाहे लू के ही झोंके क्यों न हो। प्रकाश की इस मूर्खता भरी बात पर कोई कुछ नहीं बोला। मेरे झूठ के लिए क्षमा करें, क्योंकि माणिक ने इस बात की जोर से तायद की थी, पर मैंने कह दिया ना कि मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया हूँ। खैर, तो माणिक मुल्ला बोले कि जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यह रहता है कि वास्तव में आर्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन सारी भावनाएं उसे स्वाधीन नहीं हो पाती और हम जैसे लोग जो न उच्च वर्ग के हैं न निम्न वर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियाँ, परंपराएं, मर्यादाएं भी ऐसी पुरानी और विषाक्त हैं कि कुल मिलाकर हम सभी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार और ऊंचे सपने खत्म हो जाते हैं और एक अजब सी जड़ मूर्छना हम पर छा जाती है। प्रकाश ने जब इसका समर्थन किया तो मैंने इसका विरोध किया और कहा, लेकिन व्यक्ति की तो हर हालत में ईमानदार बना रहना चाहिए, यह नहीं कि टूटता फूटता पर चला जाए। तो माणिक मुल्ला बोले, यह सच है, पर जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वह एक व्यवस्था द्वारा लादी गई सारी नैतिक विकृति को भी अस्वीकार करे और उसके द्वारा आरोपित सारी झूठी मर्यादाओं को भी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हम यह विद्रोह नहीं कर पाते। अतः नतीजा यह होता है कि जमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता करते जाते हैं। लेकिन सभी तो जमुना नहीं होते, मैंने फिर कहा। हाँ, लेकिन जो इस नैतिक विकृति से अपने को अलग रखकर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते, उनकी मर्यादाशीलता सिर्फ परिष्कृत कायरता होती है, संस्कारों का अंधानुसरण, और ऐसे लोग भले आदमी कहलाए जाते हैं। उनकी तारीफ भी होती है, पर उनकी जिंदगी बेहद करुण और भयानक हो जाती है।
और सबसे बड़ा दुख यह है कि वे भी अपने जीवन का यह पहलू नहीं समझते और बैल की तरह चक्कर लगाते चले जाते हैं। मसलन मैं तुम्हें बता दूं, तन्ना की कहानी सुनाता हूं। तन्ना की याद है ना, वही महेश्वर दलाल का लड़का। अब आज उसकी कहानी सुनते हैं। लोग व्यर्थ के वाद विवाद से उब गए थे, अतः माणिक मुल्ला ने कहानी सुनानी शुरू की। अकस्मात ओंकार ने रोकर कहा, इस कहानी का शीर्षक? माणिक मुल्ला इस व्याघात से झल्ला उठे और बोले, हटाओ जी, मैं क्या किसी पत्रिका की कहानी भेज रहा हूं कि किस शीर्षक के झगड़े में पढ़ूं? तुम लोग कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने? या मैं उन कहानी लेखकों में से हूं जो आकर्षक विषय वस्तु के अभाव में आकर्षक शीर्षक देके पत्रों में संपादकों और पाठकों को ध्यान खींचा करते हैं? यह देख करके माणिक मुल्ला ओंकार को डांट रहे हैं। हम लोगों ने भी ओंकार को डांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब माणिक मुल्ला ने हम लोगों को डांटा तो हम लोग चुप हुए और उन्होंने अपनी कहानी प्रारंभ की। तन्ना के कोई भाई नहीं था, पर 3 बहनें थीं। उनमें से जो सबसे छोटी थी, उसी को जन्म देने के बाद उसकी माँ गोलोक चली गई थी। रह गए पिताजी दलाल थे। चूंकि बच्चे छोटे थे, उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं था, अतः तन्ना के पिता महेश्वर दलाल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि किसी भले घर की कोई दबी ढंकी सुशील कन्या मिल जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए, वरना अब उन्हें क्या बुढ़ापे में कोई औरत का शौक चढ़ा है। राम राम, ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ बच्चों की फिक्र है, वरना अब तो बच्चे कुछ दिन राम के भजन में और गंगा स्नान में काट देते। रही तन्ना की माँ, सो तो देवी थी, स्वर्ग चली गई। महेश्वर दलाल पापी थे, सो रह गए। बच्चों का मुंह देखकर कुछ नहीं कहते, वरना हरिद्वार जाकर बाबा काली कमली वाले के भंडारों में दोनों जून भोजन करते और लोक पर लोक सुधार लेते। तो ये उनके मन में विचार आ रहा था। लेकिन मोहल्ले भर की बड़ी बूढ़ी औरतें कोई ऐसी सुशील कन्या न जुटा पाई जो बच्चों का भरण पोषण कर सके। अंत में मजबूर होकर महेश्वर दलाल एक औरत को सेवा टहल और बच्चों के भरण पोषण के लिए ले आए। उस औरत ने आते ही पहले महेश्वर दलाल के आराम की सारी व्यवस्था की। उनका पलंग, बिस्तरा, हुक्म, चिल्ला, टिकिया, उसके बाद 3 लड़कियों के चरित्र और मर्यादा की कड़ी जांच की और अंत में तन्ना की फिजूल खर्ची रोकने की पूरी कोशिश की। बहरहाल उसने तमाम बिखरती हुई गृहस्थी को बड़ी सावधानी से संभाल लिया। अब उसमें अगर तन्ना और उनके 3 बहनों को कुछ कष्ट हुआ तो इसके लिए कोई क्या करे। तन्ना की बड़ी बहन घर का कामकाज, झाड़ू बुहारू, चौका बर्तन किया करती थी। मंझली बहन, जिसके दोनों पांवों की हड्डियां बचपन से ही खराब हो गई थीं, या तो कोने में बैठी रहती या आंगन में घर फिसल फिसल कर सभी भाई बहनों को गालियां देती रहती। सबसे छोटी बहन पंचम बनिया के यहाँ से तंबाकू, चीनी, हल्दी, मिट्टी का तेल और मंडी से अदरक, नींबू, हरी मिर्च, आलू और मूली वगैरह लाने में व्यस्त रहती थी। तन्ना सुबह उठकर पानी से सारा घर धोते थे, बांस में झाड़ू बांधकर घर भर का झाला पोंछते थे, हुक्का भरते थे। इतने में स्कूल का वक्त हो जाता था, लेकिन खाना इतनी जल्दी कहाँ से बन सकता था, तब बिना खाए ही स्कूल चले जाते थे। स्कूल से लौटकर आने पर उन्हें फिर शाम के लिए लकड़ी चिरनी पड़ती थी, बुरादे की अंगूठी भरनी पड़ती थी, दिया बत्ती करनी पड़ती थी। बुआ उस औरत को सब बच्चे बुआ कहकर, यह महेश्वर दलाल का हुक्म था, का बदन भी अक्सर दबाना पड़ता था, क्योंकि बेचारी काम करते करते थक जाती थी। और तब तन्ना चबूतरे के सामने लगी हुई म्यूनिसिपैलिटी के लालटेन के मंद मधुर प्रकाश में स्कूल का काम किया करते थे। घर में लालटेन एक ही थी और वह बुआ के कमरे में जलती बुझती रहती थी। तन्ना का दिल कमजोर था, अतः तन्ना अक्सर माँ की याद करके रोया करते थे और उन्हें रोते देखकर बड़ी और छोटी बहन भी रोने लगती थी और मंजली अपने दोनों टूटे पैर पटक पटक कर उन्हें गालियाँ देने लगती थी। और दूसरे दिन वह बुआ से या बाप से शिकायत कर देती थी और बुआ माथे में आलता बिंद लगाते हुए रोती हुई कहती थी, इन कमबख्तों का मेरा खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना उड़ना अच्छा नहीं लगता, पानी पीकर कोसते रहते हैं। आखिर कौन तकलीफ है इन्हें? बड़े बड़े नवाब के लड़के ऐसे नहीं रहते जैसे तन्ना बाबू बुल्ला बन के, पाटी पार के, छैल चिकनियों की तरह घूमते हैं। और उसके बाद महेश्वर दलाल को परिवार की मर्यादा कायम रखने के लिए तन्ना को बहुत मारना पड़ता था। यहाँ तक कि तन्ना की पीठ में नीलू भर आती थी और बुखार चढ़ाता था और दोनों बहनें डर के मारे उनके पास जा नहीं पाती थी। और मंझली बहन मारे खुशी के आंगन भर में फिसलती फिरती थी और छोटी बहन से कहती थी, खूब मार पड़ी, अरे अभी क्या, राम चाहे तो एक दिन पैर छूटेंगे, कोई मुंह में दाना डालने वाला नहीं रह जाएगा। अरे चल, आज मेरी छुट्टी तो कर दे, आज खूब मार पड़ी है तन्ना को। इसके आगे हम देखेंगे ब्रेक के बाद। प्रणाम, शुभ दिन, कल का इंतजार करें।